जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ एक बार फिर से हमारे शो पर मौजूद है रमनीक सिंह मान जी, जिनसे हम पंजाब के अंदर जो कुछ चल रहा है उस पर समझेंगे, थोड़ा विस्तार से बताएंगे चेन ऑफ इवेंट्स। सबसे पहले स्वागत है आपका रमनीक जी। जय हिंद, नमस्कार। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद, नमस्कार। सत श्री अकाल, जय हिंद। रमनीक जी, पंजाब में अचानक से खबर आती है, मतलब चेन ऑफ इवेंट्स है जो पिछले 2-3 दिन में इतना कुछ हो गया है जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे आपसे, क्योंकि आप पंजाब में हैं। थोड़ा सा और विस्तार से बता पाएंगे कि क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले ये खबर आती है कि पंजाब पुलिस ने एक टेरर मॉड्यूल को बस्ट किया है, और उसके बाद भुल्लर साहब का जो कमिश्नर थे पंजाब के, उन्होंने इसका उनका स्टेटमेंट भी आया और पूरी तरह से उन्होंने क्लियरली स्टेट किया कि क्या कुछ है। और इनफैक्ट कमिश्नरेट ने उसको कंफर्म भी किया। सारा कुछ कंफर्म होता है, उसके बाद खबर आती है कि उनका ट्रांसफर हो गया है। फिर उसके बाद ये होता है, फिर उसके बाद वो इल्ज़ाम लगाते थे कि जो कुछ भी उन्होंने बोला वो कहीं न कहीं बीजेपी ने और सबने सोशल मीडिया पे उसको ठीक तरह से नहीं दिखाया गया, तोड़-मरोड़ के दिखाया गया। और ये सारा कुछ जो हो रहा है, और उसके बाद ये अमृतसर पुलिस पूरा कुछ ये सोशल मीडिया इन सब पे मैनिपुलेट वो कर देती है। और साथ ही ये भी कहा जाता है कि जो कुछ भी हुआ, जो मॉड्यूल पंजाब पुलिस ने बस किया था उसका जंतर मंतर से कोई लिंक, कोई लेना देना नहीं है। तो अचानक से खबर आती है, और बड़ा जो ये खबर है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसमें क्लियरली पंजाब पुलिस ने स्टेट किया था। ये हो क्या रहा है कि पहले तो ये खबर आती है, फिर उसके बाद सारा कुछ वापस यू टर्न लिया जा रहा है। केजरीवाल क्या मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा अगर कोई रैकेट या टेरर मॉड्यूल पंजाब पुलिस बस्ट करती है, तो मुझे लगता है केंद्रीय एजेंसीज को भी इंटरवीन करना चाहिए था इसके पहले कि केजरीवाल जो कुछ सबूत बाकी बचे हुए हैं उनको भी इधर उधर कर दें। आप कैसे देख रहे हैं इन सब डेवलपमेंट्स को? देखिए, मैं ना दो तीन चीजें पहले लेट्स पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। अंबर जी, सबसे पहली चीज तो ये गुरप्रीत सिंह भुल्लर जो कमिश्नर अमृतसर रेंज थे, उनको अब वहां से हटा के डीजीपी ऑफिस में अटैच कर दिया है। ये जो व्यक्ति हैं, ये तीसरी पीढ़ी है आईपीएस में। इनके पिता भी, इनके दादा भी, दोनों आईपीएस थे। ये थर्ड जनरेशन आईपीएस ऑफिसर है। तो इसमें अब पुलिसिंग के लिहाज से कह लीजिए, और एक एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट और बता दूं, ही इज प्रॉब्ली वन ऑफ द रिचेस्ट आईपीएस ऑफिसर्स आल्सो। 150 करोड़ रुपए के तो डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं इनके। ठीक है। तो इनका छोटा नाम बॉबी भुल्लर है। सारे जो इनके क्लोज सर्कल में इनको बॉबी बुलाते हैं। तो गुरप्रीत भुल्लर जो है, ही इज अ थर्ड जनरेशन आईपीएस ऑफिसर। और इनकी पुलिसिंग की जो एक कला है वो ये है कि जिसकी सरकार होती है उसके साथ इनका बहुत अच्छा समन्वय होता है। और एक चीज और इनके बारे में मानी जाती है कि ये बहुत अच्छे मौसम वैज्ञानिक हैं। इज ऑल्सो वेरी गुड। समझ रहे हैं ना कि राजनीतिक वातावरण कैसे बदलता है, कब बदलता है, और किस तरीके से इन्होंने अपने आगे के जो स्टेप्स हैं वो रखने हैं। तो ही प्लान्स अहेड ऑफ टाइम। बट इसके अंदर जो बात आई है, ये एक बहुत सीरियस इशू है। रीजन उसका ये है कि अगर आप 2024 और 25 के आंकड़े देखेंगे तो आप पाएंगे कि करीबन 834 जुवेनाइल्स जो हैं, दे वर इन्वॉल्व इन हीनियस क्राइम्स। 834 का मतलब होता है गालिबन 70 के आसपास जुवेनाइल्स हर महीने पकड़े जाते हैं। उसका मतलब एट एन एवरेज 2 से ज्यादा बच्चे जो हैं, जुवेनाइल्स जो हैं, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में, हीनियस क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। और अभी पिछले 3 महीनों में जो लेटेस्ट है इन हीनियस क्राइम्स, पिछले 3 महीनों में 54 बच्चे जो हैं, जो जुवेनाइल्स हैं, वो अरेस्ट हुए हैं। उनमें फिर ये जो 9 अरेस्ट हुए हैं, इनमें से 5 जुवेनाइल हैं। इनके पास वेपन्स, कार्ट्रिजेस, मोल्टोवा कॉकटेल जिसको पेट्रोल बम बोल देते हैं, वो कांच की बोतल में जिस तरह से बम बना के लगाते हैं। और मेरे हिसाब से जो एक प्लॉट था, एक जो एक एक आप कह लीजिए कॉन्स्पिरेसी थी, कि जिसमें यहाँ से आईएसआई बैक्ड हैंडलर्स जो हैं, वो जंतर मंतर पे कुछ मॉड्यूल्स को भेज रहे हैं। और मैं आपको वैसे बता दूं, इसके अंदर जो फैक्ट्स निकल के आए हैं इन्वेस्टिगेशंस में, उस पे इन बच्चों से किस उस पे काम कराया जाता है, कैसे कराया जाता है,
तो 2-3 जो ड्रग्स हैं, जैसे एक आइस है, एक च्यू-च्यू करके उसको बोलते हैं, और तीसरी जो है वो है आपकी ज़ॉम्बी ड्रग। ये दे के बच्चों से जो है उनको नशे की हालत में उनसे क्राइम करवाए जा रहे हैं, और इसके एवज़ में कोई 2,000, 2,500, 3,000, 5,000 रुपए भी जो दिए जाते हैं। इट्स अ वेरी मीगर अमाउंट, बहुत छोटी रकम के ऊपर हमारी ही देश के बच्चों को हमारे ही खिलाफ, अपने ही देश के खिलाफ वेपनाइज़ करके उनको इस्तेमाल करने का काम किया जा रहा है। अब आ जाते हैं ये जंतर-मंतर वाली बात है। अब जंतर-मंतर वाली बात में ये है कि यहाँ से जो आईएसआई हैंडलर्स थे इनके, जो उस मॉड्यूल ने इनको इंस्ट्रक्ट किया कि आप वहाँ पे जाइए, रेकी कीजिए, और वहीं पे हम आपको मोल्टोवा कॉकटेल यानी कि पेट्रोल बम मुहैया करवा देंगे, आपको वेपन दे देंगे। अब उस वेपन में अगर आप बच्चों को टारगेट करते हैं और वहाँ पे अगर आगजनी होती है, लोग हताहत होते हैं, मारे जाते हैं, भगदड़ मचती है, स्टैम्पीड होती है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ती है, तो इट कैन बी वेरी इजीली ब्लेम्ड ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो केंद्र सरकार के अधीन है, क्योंकि दिल्ली पुलिस, इसलिए केंद्र सरकार, अब वो डिबेटेबल है कि वो प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन है या वो गृह मंत्री के अधीन है। ये है कि भी आप डू वट एवर यू डू, अगर वहाँ पे कुछ ऐसा इवेंट होता है, वहाँ पे कोई ऐसी अगर हरकत होती है, तो जो इल्ज़ाम है वो सीधे तौर पे केंद्रीय सरकार के ऊपर आता है। और ये जो इवेंट हुआ और उसका ये जो डिस्क्लोजर हुआ, अब पंजाब सरकार ये कह रही है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो गुरप्रीत सिंह भुल्लर जो कमिश्नर अमृतसर रेंज थे, उनके बयानों को तोड़ मरोड़ के और मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव टेलीकास्ट हुई थी, ये लाइव रिकॉर्ड थी। तो इसके अंदर, लाइव के अंदर, अगर अगर कोई ये कह दे कि जैसे आप और हम अभी बात कर रहे हैं लाइव है, तो लाइव के अंदर अगर कोई ये कह दे कि साहब इसमें इन्होंने तोड़ मरोड़ दिया या इन्होंने मैनिपुलेट कर लिया, तो आई थिंक पहला तो बोलने वाला इज अ फूल, और दूसरा उसकी बात पे यकीन करने वाला मूर्ख है। और मैं समझता हूँ महामूर्ख वो है जो ये सोचेगा कि सुनने वाले इस बात को यकीन कर लेंगे कि भाई ये मैनिपुलेटेड है। तो अब ये सारी बात मैं क्यों आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके पीछे एक छोटा सा मैं आपको कारण बता देता हूँ कि लॉ के अंदर एक होता है डायरेक्ट एविडेंस और एक होता है सर्कमस्टांशियल एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस होता है कि जिस प्रकार पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करके कहा कि साहब ये बच्चे इसमें इन्वॉल्व थे, ये लोग इसमें इन्वॉल्व थे, ये हमारे पास एविडेंसेस हैं। सर्कमस्टांशियल एविडेंस ये है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार कूद के पड़ी है कि साहब ऐसा कुछ नहीं है, जंतर मंतर में इनका कोई रिलेशन नहीं था, कोई लिंक नहीं था, और इन्होंने जो यहाँ से गुरप्रीत भुल्लर को पोस्ट आउट कर दिया है, ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस है इनकी कल्पेबिलिटी का, इनकी इन्वॉल्वमेंट का, इनकी कनाइवियंस का, इनकी मिली भुगत का, अगर हम हिंदी में बोले तो दिस इज अ क्लियर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। इनको क्या आवश्यकता थी भाई? अगर आपका एक पुलिस अधिकारी जो थर्ड जनरेशन पुलिस ऑफिसर है और जो आपका ब्लू आइड बॉय रहा है 4.5 साल, अगर वो एक बात कह रहा है, तो या तो आप उस पर कहिए कि उनको क्या व्हाइट पेपर पेश कीजिए विधानसभा में, या डीजीपी को, या होम मिनिस्टर पंजाब के खुद मुख्यमंत्री कम आउट विद क्लियर एविडेंसेस। इसको पब्लिक डोमेन में देखिए भारतीय जनता को, क्योंकि अगर जंतर मंतर पे कोई इस प्रकार की हरकत होती जिसके तार अमृतसर से जुड़े हुए हैं या जिसके तार पाकिस्तानी आईएसआई से जुड़े हुए हैं, तो पूरे भारत को इस बात का अधिकार है, इस बात का हक है जानने का कि वो कौन लोग हैं, वो कौन राजनेता हैं, वो कौन अधिकारी हैं, या वो कौन सा ऐसा मॉड्यूल है जो ऑपरेट कर रहा है भारत के अंदर डिस्टेबलाइज करने के लिए, स्थिति को बिगाड़ने के लिए, बनिस्पत इसके कि उसके ऊपर एक स्पष्टता से एक रिपोर्ट आए। इसके ऊपर एक कवर कप करने का प्रयास किया जा रहा है, और जो कोट अनकोट विसल ब्लोअर अफसर है उसको पोस्ट आउट कर दिया। एग्ज़ैक्टली यही चीज़ मैं आपसे समझने की भी कोशिश कर रही थी कि आखिर ऐसा क्या है जो पंजाब से बिल्कुल ध्यान हटाया जा रहा है और एक इतने एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर को एकदम से पोस्ट आउट कर दिया गया एकदम अगले ही दिन। ये भी नहीं देखा कि थोड़ा घुमा-फिरा के, थोड़ा टाइम लगा के करते, जबकि पता है कि पूरा इस समय जो है मीडिया में एक इतना बड़ा मुद्दा छाया हुआ है और पंजाब पुलिस लगातार इस तरह के मॉड्यूल्स का भंडाफोड़ कर रही है काफ़ी समय से, जब से दिल्ली में जो लाल किला वाला टेरर अटैक हुआ था उसके बाद से ही लगातार पंजाब पुलिस, हरियाणा, दिल्ली और जो हमारी कई सारी स्टेट्स हैं उसमें लगातार ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है जिसको जिसकी वजह से सारा ध्यान पंजाब से हटाए जाने की वजह के लिए इतना कुछ सीजेपी और ये सारा कुछ हो रहा है? इसकी जड़ में क्या है? देखिए इसकी जड़ में मिस गवर्नेंस, इसकी जड़ में एंटी इनकम्बेंसी,
इसकी जड़ में है डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द पीपल ऑफ पंजाब, डिससेटिस्फैक्शन ऑफ वोटर्स ऑफ पंजाब। पंजाब के वो सरकारी कर्मचारी जिन्होंने भगवंत सिंह मान के ऊपर फूलों की वर्षा करके उसका पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर स्वागत किया था, आज वही सरकारी कर्मचारी जो हैं वो ऐलानिया तौर पे कह रहे हैं 8 लाख कर्मचारी हैं, 40 लाख वोट हैं कर्मचारियों के, केवल कर्मचारियों के, और वो 8 लाख कर्मचारी, 40 लाख वोटर उनके, क्योंकि परिवार भी है, जाहिर सी बात है, तो वो इस बात में इन्फ्लुएंस रखते हैं, इस बात का इन्फ्लुएंस रखते हैं कि वो 2.5 करोड़ जो पंजाब की जनता है वो किस दिशा में वोट करेगी। दे हैव अ मेजर से। और उन्होंने ऐलानिया तौर पे ये कह दिया है, वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि साहब इस बार हम, जैसे हमने पिछले वालों को सबक सिखाया था, इस बार तुमको सबक सिखाएंगे। तो आप समझिए कि डाइवर्जनरी टैक्टिक्स इनकी मजबूरी बन चुकी है, इनको लोगों का ध्यान अपने आप से हटाना है, इनका ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट करना। तो ये कई सारी चीजें, एक ऐसा नहीं है कि केवल ये गुरप्रीत भुल्लर का ट्रांसफर कर दिया या जंतर मंतर की बात आई तो इन्होंने वहां पे एक नया फसाद खड़ा कर दिया। इससे पहले इन्होंने सीजेपी के माध्यम से जंतर मंतर में इन्होंने तमाशा किया। अरविंद केजरीवाल ने खुद E20 को एक मुद्दा बना के उसके ऊपर इन्होंने एक तमाशा करने की कोशिश की। वो एक निरंतर प्रयास, एक कांस्टेंट कोशिश उनकी तरफ से चल रही है कि किसी तरीके से माइक्रोस्कोप के नीचे से मैं हट जाऊं, इस लेंस के नीचे से मैं हट जाऊं, लोगों की नजरों के सामने हम कोई एक नया मंजर पेश करें जिसके अंदर हम भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को और अन्य विपक्षी दलों को कटघरे में खड़ा कर सकें, और जिसके अंदर हम ये जाहिर कर पाए लोगों को कि आम आदमी पार्टी से अच्छा कोई विकल्प नहीं है पंजाब के लिए या भारत के लिए। तो ये इनका निरंतर प्रयास है। इसके अंदर इन्होंने कई किस्म की चीजें जो हैं, अगर आप विधानसभा की प्रोसीडिंग पंजाब की ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि विपक्ष ने जब वॉकआउट किया पहले दिन, कांग्रेस पार्टी ने, तो उनके वॉकआउट को कवर नहीं किया गया। आम आदमी पार्टी के एमएलए के अलावा कोई और एमएलए अगर ऑपोजिशन का बोलता है तो उनके ऊपर कैमरा नहीं जाता, फोकस नहीं होता, कोई फीड जो है इस प्रकार की विधानसभा की प्रोसीडिंग्स की वो नहीं आती। जब सरकारी कर्मचारियों ने कहा कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे, विधानसभा के बाहर आके अपनी मांगे रखेंगे, तो 11 बजे ही वाइंड अप कर दी गई विधानसभा। कुलतार सिंह संधवा जो स्पीकर उनकी तरफ से कि भी अब सोमवार को मिलेंगे। तो एक बच के भागने की, एक पीछा छुड़ाने की जो एक कोशिश है पंजाब के लोगों से और मीडिया के रास्ते से। अगर आप देखिए, इतना बड़ा अगर एक इवेंट होता है जहाँ पे सरकारी कर्मचारी संघ जो है पंजाब का, वो विधानसभा के घेराव के लिए चलता है और कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया उसको कवर नहीं करता, तो ऐसा कंट्रोल है अंबर जी इनका मीडिया के ऊपर। क्योंकि वो जो हर महीने आरओ निकलता है, रिलीज ऑर्डर बोलते हैं, वो कई करोड़ों में जाता है अखबारों के लिए, टेलीविजन चैनल्स के लिए। तो उनकी जो दिलचस्पी है, जब तक सरकार है तब तक सरकार से जितना मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट किया जा सके कि करा जाए। और मैं आपको एक बात फिर वाज़ेह बता रहा हूँ कि जिस वक्त यहाँ पे आदर्श आचार संहिता लग गई, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग गया, उसके बाद आप पाएंगे कि जो लोगों के तेवर हैं और जो सरकारी कर्मचारियों के तेवर हैं, वो बहुत बदले बदले अंदाज आपको नजर आएंगे। बिल्कुल। और मीडिया का के बारे में तो हम जानते हैं, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ और हमने इतने सालों आपकी सरकार को यहाँ पर झेला है, तो हमको पता है कि मीडिया पे कितना खर्च होता है। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरह से और जिन बड़े एक दिल्ली वाला मॉडल वो पंजाब में इम्प्लीमेंट करने के लिए गए थे, बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स किए थे, ऑफ कोर्स फिर उसके फौरन बाद जीतते उन्होंने केंद्र से पैसा भी मांगना शुरू कर दिया, तो वो बात अलग है। लेकिन ये बात तो क्लियर है कि जो मौका पंजाब की जनता ने आपको दिया था, वो भरोसा टूट चुका है, और वो सबको कवर अप करने के लिए सीजेपी, ये कॉकरोचेस लॉन्च किए आपने और सारा कुछ चल रहा है। उसके पीछे क्या कुछ और साजिश थी, पूरा ये ध्यान भटकाने के लिए और अपने आप को वापस सत्ता में लाने के लिए। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने नेशनल टाउन हॉल का अनाउंस किया इथनॉल को लेकर, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आज भी की, कल भी की, परसों भी की, और लगातार ध्यान अपने ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये वापस से प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि एक बार करियर रिवाइवल हो जाए। आपको क्या लगता है कि जो होप वो एक बार फिर से देने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब में, वो लोग उसको वापस बाय करेंगे, या फिर विपक्ष में जो पार्टियां हैं, खासतौर से अगर बीजेपी की बात करते हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग विकल्प के रूप में पंजाब में आ चुकी है। कैसे आप देख रहे हैं अभी मैं ये जो आपको इक्वेशंस बन रहे हैं? मैं आपको, हाँ, नहीं ठीक है, आपका प्रश्न काफी लंबा हो गया, परंतु बिल्कुल आखिर से शुरू करते हैं। आपने बीजेपी का जी। नाम लिया, तो अभी सुखबीर बादल जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी को मिले हैं। प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात होने के बाद
उन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है और जो डिलिमिटेशन बिल है उसका वो समर्थन करेंगे। हालांकि उनके पास एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, परंतु उससे एक जो इंडिकेटर है अगेन सर्कमस्टेंशियल जो बात है वो ये है कि कहीं ना कहीं सहमति बनी है। और मैं ये बात पहले भी आपके पास कई बार कह चुका हूँ और अन्य चैनलों पे कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो आला अधिकारी हैं उन सब ने इस बात को आलानिया तौर पे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो नितिन नवीन हो, चाहे वो स्थानीय नेता हो पंजाब के। परंतु इस विषय के ऊपर अभी तक प्रधानमंत्री जी की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई थी। तो प्रधानमंत्री जी वाहिद वो व्यक्ति हैं भाजपा के और सबसे बड़े आप मान लीजिए नेता हैं जिन्होंने इस विषय के ऊपर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं दी कि हम उनके साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे। पर उस मुलाकात के बाद से एक लोगों के अंदर एक गहमा गहमी है, एक लोगों के अंदर एक चर्चा चल पड़ी है, एक पंजाब में ये बहस छिड़ पड़ी है कि क्या अकाली दल और भाजपा मिलके चुनाव लड़ सकते हैं। अगर मिलके चुनाव लड़ेंगे तो उनके प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं और ये बात तो सभी लोग मानते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे आम आदमी पार्टी के हों। दबी जुबान, खैर ओपन चैनल्स पे तो कोई नहीं इस बात को एडमिट करेगा, पर दबी जुबान मानते हैं कि दे विल बिकम अ फोर्स टू रेकन विद। उनको फिर एक बहुत मजबूती के साथ चुनाव में आके लड़ना पड़ेगा। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी इस वक्त एक बिखरा हुआ कुनबा है, जैसे झाड़ू की तीलियां बिखर जाती हैं वैसे कांग्रेस पार्टी बिखरी हुई है। आम आदमी पार्टी का इतना विरोध है इस वक्त पंजाब में जिस बात की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये अपेक्षा कर रहे हैं कि महिलाओं को 1,000 रुपये महीना देने के बाद, उनको एक किस्म से जो सरकारी ब्राइब देने के बाद शायद वो पुनः सत्ता आसीन हो जाएंगे, वो पावर में आ जाएंगे। परंतु जिस प्रकार का संकल्प पंजाब के किसानों ने, युवाओं ने और सरकारी कर्मचारियों ने ये उठा लिया है संकल्प, तो मेरे को नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी इस चुनौती को आसानी से झेल पाएगी। और दूसरा एक जो विषय आपने लिया वो ये था कि क्या आम आदमी पार्टी का जो डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है या जो उनका अपने आप को फोकस में लाने का प्रयास है, वो देखिए आम आदमी पार्टी के विषय में एक बात मैं हमेशा कहता हूँ और मैं आपके चैनल पे भी बड़े स्पष्टता से कहूंगा और कोई इसमें वो अतिशोक्ति नहीं है कि आम आदमी पार्टी एक पब्लिक रिलेशन कंपनी, पीआर कंपनी है, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, इससे अधिक कुछ नहीं है। गवर्नेंस के नाम पे ये लोग जीरो हैं। इनसे बाजा जितना मर्जी बजवा लीजिए, इनसे नाच गाना जितना मर्जी करवा लीजिए, इनसे झूठ जितना मर्जी बुलवा लीजिए, इनसे फरेब जितना मर्जी करवा लीजिए। और जहां से आपने प्रश्न शुरू किया था वहीं पे मैं इस बात को अंत करता हूँ कि हाँ, लोगों के साथ धोखा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने भी पंजाब की जनता की पीठ में खंजर उतारा, आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब की पीठ में खंजर उतारा। और सच्चाई ये है कि शिरोमणि अकाली दल से भी पंजाब के लोग कोई बहुत खुश नहीं है। और कई ऐसे विषय हैं जिनको लेके बट आप जानती हैं कि जो सारा गुस्सा होता है वो जो सत्तासीन होते हैं उनके प्रति होता है और शॉर्ट लिव्ड मेमोरी जो है लोगों की रहती है। ये जो कॉम्बिनेशंस हैं जिन बातों को हमने डिस्कस किया, उनके मद्देनजर, कीपिंग दोज इन व्यू, मैं ये समझता हूँ कि अगर ये जैसे एक डिस्कशन हो रही है अलायंस की, अगर ये अलायंस फ्रक्टिफाई होता है तो दे विल बिकम अ फोर्स टू रेकन विद इन पंजाब। बिल्कुल, एकदम सही, क्योंकि हम अगर अगर नेशन वाइड भी देखते हैं तो एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन हम अपने देश में देख रहे हैं। देश की जनता काफ़ी मैच्योर हो चुकी है, देश काफ़ी मैच्योर हो चुका है और वो कोई भी मतलब इस तरह की वो जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स थी वो अब हम बदलते हुए देख रहे हैं, कास्ट पॉलिटिक्स। अब मुद्दों के बेस पर लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये नहीं, है कि मैं डिसएग्री करूंगा। देखिए, मतलब कास्ट पूरी तरह पॉलिटिक्स से नहीं, लेकिन बहुत डीप थोड़ा-सा रूटेड है मतलब हमारे बदलाव आ कल्चरल चुका है। सिस्टम। मैं 100% नहीं कह रही, पर वो ट्रांज़िशन स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा-सा। हाँ, मतलब देखिए दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हुँ। एजुकेशन ना जी। जब यस, यस। आपकी तीसरी चौथी जनरेशन एजुकेटेड होगी, ग्रेजुएट्स होंगे जिन्होंने कहीं एक्सपोजर लिया होगा, जिनको दुनिया देखी होगी, दे विल नो कि उनके हित में क्या है। वो एब्सोल्युटली। 5 साल में एक शराब की बोतल और 1,000 रुपया या 500 रुपया उनके हित में नहीं है। उनके हित में ये है कि निरंतरता से वहां पे विकास हो, जिससे कि आपके बच्चों को एक सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट मिले, एक हुँ, क्वालिटी एजुकेशन मिले, क्वालिटी हेल्थ केयर मिले, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। एक उदाहरण केवल छोटा सा मैं आपको दूंगा कि हुँ, 2014 जो वर्ष था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जो है वो भारत के प्रधानमंत्री बने थे, उस साल 2 लाख करोड़ रुपए जो है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था। और पिछले साल 2025 में हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर 11.5 लाख करोड़ था। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो 9.5 लाख करोड़ का डिफरेंस है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, इसके अंदर कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ होगा, इसके अंदर कितना इंफ्रा खड़ा होगा और उसके लिए एक कितना बड़ा बेस तैयार हुआ होगा भारत के अंदर।
और वो एक्चुअली सिर्फ एक स्फीयर में नहीं है, वो एविएशन है, रोड है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, या नया पार्लियामेंट है। तो अगर आप उसको सम टोटल करके देखेंगे तो वी आर लुकिंग एट अ 360 डिग्री ग्रोथ इन एवरी सेक्टर ऑफ दिस कंट्री। तो उसमें शिपिंग भी है, उसमें सी लाइंस भी हैं, उसके अंदर पोर्ट्स भी हैं, डीप सी पोर्ट्स भी हैं। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रायोरिटी सेक्टर था भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जिसके ऊपर अब फोकस हो रहा है। जी। अच्छा, एक बात जो मैं वापस जो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पर मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह का एक सीरियस ये केस सामने आता है, पंजाब पुलिस एक टेरर मॉड्यूल को बस्ट करती है रिलेटेड टू दिस सीजेपी प्रोटेस्ट। उसके बाद आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार और खास तौर से विपक्ष में बीजेपी स्ट्रांग पोजीशन में है पंजाब में, उनको इन मुद्दों को थोड़ा-सा स्ट्रांगली टेक अप करना चाहिए, पुश करना चाहिए और खास तौर से व्हेन इट कम्स टू नेशनल सिक्योरिटी तो केंद्र में जितनी भी एजेंसीज हैं उनको इस मुद्दे पर मतलब उनको इंटरवीन करना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? देखिए देखिए, मैं आपको 2-3 बातें बड़े वाज़ेह बताता चलूँ, क्योंकि जो हुँ, लॉ एंड ऑर्डर इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, नेशनल सिक्योरिटी इज़ अ नेशनल सब्जेक्ट। अब ये प्रिसाइज़ जो आपने सवाल पूछा है ना, ये कारण है गुरप्रीत भुल्लर के ट्रांसफ़र का। उसका कारण यही है अंबर जी, बिकॉज़ उन्होंने जो तथाकथित आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से उसको प्रस्तुत करना चाह रही थी एज़ अ इंटरनल स्टेट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, उसको उन्होंने आईएसआई मॉड्यूल से, टेररिस्ट लिंक से, पाकिस्तान से जोड़ा, और वो पाकिस्तान से जोड़ के सीधा जंतर मंतर तक ले गए। इट बिकेम अ नेशनल कंसर्न, इट बिकेम अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। तो जैसे ही उनका वो स्टेटमेंट आया, वो सीधा लोकल पुलिस के हाथ से निकल के इट वेंट टू द लाइक्स ऑफ एनआईए और द लाइक्स ऑफ द रॉ। तो वहां पे जो है ना, उनके हाथ पैर फूलने शुरू हो गए। ये आपने जो सवाल पूछा है, ये एक्चुअली बड़ा प्रासंगिक सवाल है। बहुत कम लोग वहां तक जाने का प्रयास करते हैं, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो तथ्य मैंने आपके आगे रखे हैं वो यही है कि अचानक जो है वो स्टेट के हाथ से निकल के मामला केंद्र के हाथ में जा रहा था, इसलिए वहां से उनका तबादला कर दिया गया, सिंस ही इज नॉट द ऑफिसर इन चार्ज। तो अब जो रिपोर्टें पेश की जाएंगी, और निश्चित रूप से इसके ऊपर फॉलो अप होगा केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा, तो जो रिपोर्टें होंगी वो, जैसा कि आपने शुरू में कहा कि वो टैम्पर्ड होंगी, उनके अंदर कुछ बदलाव किए जाएंगे, कुछ परिवर्तन किए जाएंगे, तो दे विल ट्राई एंड पेंट अ डिफरेंट पिक्चर। बट ओवरऑल अंबर जी, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, फॉर नेशनल सिक्योरिटी इट इज अ डेंजर। और आपको मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरा एक इंटरव्यू था, ये था 10 मार्च 2022 का, जो पंजाब के रिजल्ट आने के एक दिन बाद का। उस दिन मैंने कहा था कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनती है, इट विल बी अ डिजास्टर फॉर नेशनल सिक्योरिटी, और ये जो भारत की सुरक्षा एजेंसीज हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा नाइटमेयर होगा, और वो सिद्ध हो रहा है, अक्षरशः सिद्ध हो रहा है। एग्जैक्टली क्योंकि बॉर्डरिंग स्टेट है और पंजाब मतलब ऑफ कोर्स वल्नरेबल है। कई सारी समस्याएं स्टेट में वैसे भी हैं युवाओं को लेकर, इतनी सारी चीजें हैं तो ऑफ कोर्स एक स्ट्रांग पार्टी कोई वहां पर होनी चाहिए थी जो पूरी समस्या को और एक इम्पॉर्टेंट स्टेट को हैंडल कर सके, लेकिन ऑफ कोर्स इमेच्योर है आम आदमी पार्टी और फिर जिस तरह से वो आए हैं और पूरा हाल पंजाब का क्या है वो अभी सामने है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है, आपको अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट, इनफैक्ट आपसे बात शुरू करने से पहले मैंने एक लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ी जिसमें एक विंग कमांडर जो है वो आईएफ के, वो उनको दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है क्योंकि आर्मी ने ये दिल्ली पुलिस के पास केस ट्रांसफर किया था। वो हनी ट्रैप का शिकार थे और कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो क्लासिफाइड थी वो पाकिस्तान में किसी महिला को ट्रांसफर कर रहे थे और फोन में सारा स्पाईवेयर और ये सारा कुछ उन्होंने कुछ डाउनलोड किया हुआ था। तो पाकिस्तान के बारे में हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान लगातार ये कर रहा है। फिर सीजेपी को लेकर भी हमने देखा कि वहां पर किस तरह से लेटर लिखा गया और इनफैक्ट मोहसिन नकवी ने ये सारी बातें उठाई, तो वो तार जुड़ते हुए आ रहे हैं। तो हमें नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि मतलब हमको ये मुद्दे को और थोड़ा सा स्ट्रांगली पुश करना चाहिए कि हाउ एंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड? नहीं, कौन से मुद्दे को पुश करना चाहिए? ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा जो है कि कैसे ये पूरा अच्छा, कुछ नेशनल सिक्योरिटी से देखिए, रिलेटेड जो चल रहा है।
पहली बात तो मैं आपने एक स्टेटमेंट अभी दी है कि आम आदमी पार्टी इमेच्योर है। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। दे आर नॉट इमेच्योर्स। ये पेड़ा बन के खोटे पेड़ा हैं। खा रहे हैं मतलब। येड़ा बन के पेड़ा भी नहीं खा रहे हैं। ये बेसिकली दे आर देखिए, अगर आप थोड़ा-सा, अगर आपको मैं बैकग्राउंड में ले जाऊँ तो जी, जिस जी। वक़्त अरविंद केजरीवाल का राइज़ होना शुरू हुआ, वो अन्ना हज़ारे मूवमेंट का समय था। उस वक़्त इन्होंने बहुत झूठ बोले, इन्होंने बच्चों की कस्में खाई, जाने क्या-क्या नहीं किया कि जी हम नीली वैगन आर में चलेंगे, जी हम कभी सिक्योरिटी नहीं लेंगे, जी सरकारी घर नहीं लेंगे, जी लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेंगे। बहरहाल इन्होंने सब कुछ वो किया जो उन्होंने कहा था हम नहीं करेंगे। पहली चीज़, और वो छोटी राजनीतिक बात। पार्टी कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं, ये भी कहा था उन्होंने। नहीं, चलो वो तो अब दिख ही रहा है 10 इयर्स डाउन द लाइन। ये तो सब देख ही रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। बाकी ये है कि इमैच्योर जो कहने का अर्थ ये होता है कि आप उनको डिस्काउंट कर रहे हैं, दे कैन नॉट बी डिस्काउंटेड। दे आर कनाइविंग। ये दुश्मनों के साथ मिलके देश के अंदर, देश का जो हमारा संवैधानिक स्ट्रक्चर है, जो हमारे संविधान जो हमारे को इजाज़त देता है, उन परमिशंस के बीच में रह के, उस दायरे में रह के ये देश को खोखला करने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों के अंदर अपनी सत्ता के प्रति एक डिस्कंटेंट पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों से झूठ निरंतर बोल रहे हैं। और आम आदमी पार्टी का जैसे आप जानती होंगी कि फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लेना स्वीकार किया है अरविंद केजरीवाल ने। फोर्ड फाउंडेशन सीआईए की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। सीआईए का एकमात्र एजेंडा है कि इंडिया को डिस्टेबलाइज करके रखिए, भारत को एक जेली स्टेट में रखा जाए, भारत कभी सॉलिड स्टेट ना बने। जब चाहें वो उसको मेल्ट कर दें, जब चाहें तो थोड़ा-सा उसको फर्म अप कर दें, ताकि वो उनके यूज़ के लिए, उनके इस्तेमाल के लिए भारत शुड बी यूज़फुल टू द वेस्ट। ऐसे एक विचार के साथ जो है वो सीआईए और एफआईवाईज़ काम करती है। और ये लोग जो हैं दे आर ऑपरेटिव, चाहे ये दीपके हों, चाहे वो शाह हों, सॉरी ये क्या नाम है इसका लड़के का सौरभ दास। शाह ही है। सौरभ दास। हाँ, दास। हाँ, सौरभ सौरभ दास, हाँ। चाहे ये सौरभ दास हों, चाहे ये दीपके हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, चाहे ये आपके योगेंद्र यादव हों, या वो नर्मदा बचाओ आंदोलन चला, या भारत में कितने ही ऐसे निरंतर कोर्ट केसेस हुए जिसमें भारत की डेवलपमेंट को, प्रोग्रेस को रोका गया। तो ये एक जिसे कहते हैं ना मुसलसल लगातार एफर्ट जो है, एंडेवर है, ये बाहर के लोगों के द्वारा भारत को डिस्टेबलिश का, एंड दे आर अ पार्ट ऑफ दैट ऑपरेशन। तो इनको पहली चीज तो मैं ये बोलूंगा कि साहब आप इमेच्योर तो किसी भी सूरत में नहीं कर सकते। अब आगे बात हनी ट्रैप की। देखिए, हनी ट्रैप एक ऐसा एक ऐसा पैटर्न है जो पूरे विश्व में आज से नहीं कभी से चल रहा है। और हनी ट्रैप तो आप किसी अधिकारी की बात कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले चर्चा चली थी असम के जो गोगोई हैं, गौरव गोगोई, उनके बारे में भी बात चली कि वो हनी ट्रैप हुए हुए हैं। तो आप मुझे बताइए कि जो देश की सत्ता पे, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आने से पहले 10 साल जिन्होंने राज किया, जो डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर, क्या सुपर प्राइम मिनिस्टर हैं, तो क्या वो हनी ट्रैप नहीं है? आपको क्या लगता है कि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, वो हनी ट्रैप नहीं हुए? तो हनी ट्रैप एक ऐसी चीज है अमर जी, जो निरंतर ग्लोबल सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उसको इस्तेमाल करती रहती हैं। और उसमें क्या होता है कि उनका कहते हैं कम खर्च भला नशीन, पैसा उनका कोई खर्च नहीं होता। और जो है वो दे दे पुट फॉरवर्ड अ वुमन टू ट्रैप समबडी हु हैज एक्सेस टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अब आप ये सोच लीजिए, आप किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन की बात कर रही हैं, अगर प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर ही, प्रधानमंत्री के घर के अंदर ही अगर हनी ट्रैप हो जाए तो उसका क्या होगा? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। इसीलिए सुरक्षा को लेकर मैं मैच्योर से मेरा मतलब था इनएक्सपीरियंस्ड, मतलब एक वल्नरेबल स्टेट है, सुरक्षा, नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा के नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मतलब उनको उतना नहीं, एक्सपीरियंस नहीं था कि वो नहीं। उस मैं मैं स्टेट को मैं हैंडल फिर कर सके। डिसएग्री करूंगा आपसे, क्योंकि हुँ, प्रशासन को देखा शायद आपने ना हो, हमने तो बहुत नजदीक से देखा है। हुँ। स्टेट को चलाने वाले ना मुख्यमंत्री या ऐसे नहीं होते, स्टेट को चलाने वाले आईपीएस और आईएएस अधिकारी नहीं, होते वो हैं। तो आप बिल्कुल, पॉलिसी बिल्कुल आप सही फॉर्मेशन कह रहे जो हैं। है उनकी होती है। तो इमेच्योरिटी जो है वो नहीं है, ये धोखा है, दिस इज फ्रॉड, हुँ, दिस इज डिफ्रॉडिंग। ये जानबूझकर जो है, जो ये कर सकते हैं प्रदेश की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए, वो ना करके ये अपने बेनिफिट के लिए और अपने आकाओं यस। के जो मुफाद हैं उनको दिस इज़ द सिर्फ। राइट थिंग टू से, यस, हाँ, ट्रू। yes। बिल्कुल, तो क्योंकि उनका एजेंडा ही नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी में नहीं है, और किस तरह से इनफैक्ट पंजाब इलेक्शन से भी पहले उनके सोर्स ऑफ फंडिंग और सब को लेकर चीज़ें उजागर हुई थी। लेकिन ऑफ कोर्स हाँ, तो वो वो तो मीडिया
पिछले इलेक्शन में भी गुरपत हम्म, पन्नू बोल गया था कि जी मेरे से हम्म, इन्होंने $16 यस। मिलियन दिए हैं। तो जी, वही है ना कि वो पीआर करते हैं और सारा इवेंट मैनेज करके सारा कुछ पब्लिक का वो जो इवेंट मैनेजमेंट मैं परसेप्शन है वो हमेशा कहता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक कह रही वो हैं। वो डाइवर्ट कर लेते हैं पैसा लगा के, क्योंकि फ्री का पैसा आता है फ्री, और जनता के वेलफेयर में तो जाना नहीं है कुछ, तो इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं और अभी भी नहीं, वो वही करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्री का पैसा उनके लिए होगा, ये भारत के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, भारत के उनके लिए तो फ्री नागरिकों के का लिए है ना, बहुत जो घातक है। टैक्स पे करते हैं हमारे जैसे लोग मेहनत करके, उनसे पूछिए, उनको तो फ्री में मिल रहा है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, 100%। जी, आई एग्री। यस। तो अभी अगर हम बात करते हैं 2027 में कई सारे अहम राज्यों में भारत में चुनाव होंगे, जिसमें से पंजाब भी एक है। और पंजाब राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से काफी अहम एक राज्य है। उम्मीद करते हैं कि जो पंजाब में आज स्थिति है और जिन मुद्दों को लेकर जनता आम आदमी पार्टी से त्रस्त है, देखते हैं कि एक बदलाव आए और पंजाब को वो नेशनल सिक्योरिटी के नजरिए से, और साथ ही जो युवाओं के मुद्दे हैं जिसमें और कई सारे अहम मुद्दे हैं जो लोगों के, हर एक इंसान के घर से परिवार से जुड़े हुए हैं, तो उनको देखिए, सरकार मैं मजबूती से कोई एड्रेस कर पाए। जी। युवाओं की आपने बात करी तो स्कूल कॉलेज ड्रॉप आउट रेट्स हैं वो पीक पे हैं, इमिग्रेशन पीक पे है। नशे का यस, मसला है। नशे का मैं आपको एक बड़ा एक दिलचस्प हम्म, आपको मैं आंकड़ा देता हूँ। हम्म, बहुत कम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा करी है। हम्म, गवर्नमेंट क्या करती है, जो डी एडिक्शन सेंटर्स हैं उनके माध्यम से जो एडिक्ट्स हैं उनको सपोर्ट करती है कि वो अपनी नशे की आदत को, लत को छोड़ें। तो हम्म, उसके लिए एक गोली, एक टैबलेट है, वो टैबलेट जो है वो परचेज होती है। तो पहले वो टैबलेट जो है वो एनुअल 5 करोड़ टैबलेट्स परचेज करती थी पंजाब गवर्नमेंट एनुअल। तो उस वक्त जो नशे की जर्त में लोग थे वो 2 लाख लोग थे। 2 लाख लोगों के अंदर वो 5 करोड़ गोलियां जो बांटी जाती थी पूरे साल में एनुअली। अब जो धीरे धीरे करके 2025 का आंकड़ा है, वो गोलियां 2 करोड़ से बढ़ के 11 करोड़ परचेज होने लगती हैं। 11 करोड़ टैबलेट्स आर बीइंग परचेज्ड वो नशे की जद से लोग को निकालने के लिए। और जो मेडिसिन डिपेंडेंस है, जैसे ये जो चिट्टा कहते हैं जिसको हम, ये चिट्टे की जो डिपेंडेंस है उसको छुड़ाने के लिए ये दवाई दी जाती है। अब जो उसकी जरूरत में लोग हैं वो 3.25 लाख लोग हैं। 2 लाख से बढ़ के 3.25 लाख लोगों को वो दवाइयां दी जा रही हैं। और ये जो मेडिसिन है वो 2 करोड़ से बढ़ के 11 करोड़ परचेज की जा रही है। और जो अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है इसके ऊपर, पंजाब सरकार की ही रिपोर्ट है, उसका ये मानना है कि जो लोग इस मेडिसिन की डिपेंडेंस पे हैं, चाहे वो 2 लाख थे या आप 3.25 लाख है, दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ड्रग फ्री। उनको हम डी एडिक्टेड नहीं कह सकते, वो अभी भी एडिक्ट्स हैं। सिर्फ ये हुआ है कि साहब उनको बाजार से खरीद के पहले चिट्टा लेना पड़ता था, अब वो ये गोली खाते हैं और ये गोली सरकार इनको फ्री मुहैया कराती है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि इसी के अंदर एक बड़ी होनहार लड़की यहाँ चंडीगढ़ के पास पंचकुला की, वो पंजाब सरकार में ड्रग इंस्पेक्टर थी। उसने एक स्कैम को अनवील किया जिसमें ये जो गोलियां हैं जो पंजाब सरकार प्रोवाइड कराती थी, फ्री देती थी, उसकी जो मिस अप्रोप्रिएशन की जा रही थी। तो उसने उसको उजागर किया, उसने उसके ऊपर रिपोर्ट बना के पेश करी। आप जानते हैं कि 7 लोग उसके कैबिन में जाके उसको ताबड़तोड़ गोलियां मार के उसको वहां पे मार दिया। उस अधिकारी को जिसने विसल ब्लो की थी, जिसने ये बताया था कि यहाँ पे मिस अप्रोप्रिएशन हो रही है, जो डी एडिक्शन के नाम के ऊपर यहाँ पे एक नया ही धंधा चल रहा है। दैट यंग गर्ल, ब्रिलियंट टॉपर गर्ल वॉज किड। तो ये पंजाब के हालात हैं। आप ये युद्ध नशे विरुद्ध 2.0 और 1.0 और व्हाट्सएप, ऑल दिस इज ऑल नॉनसेंस। 1 लाख करोड़ से ऊपर की इकोनॉमी है ड्रग्स की पंजाब के अंदर। और जो ये तथाकथित दवाइयां हैं जो ड्रग्स को छुड़वाने के लिए मदद करती हैं, अब मेडिसिन डिपेंडेंस हो गई है। अब वो उस केमिकल के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। तो हकीकत में पंजाब में जो सरकारी आंकड़ा 2 लाख से बढ़ के 3.25 लाख हो गया, और जो मेडिसिन लेते थे वो 2 करोड़ से बढ़ के 11 करोड़। बताइए। अब हालात जो हैं बद से बदतर हो गए हैं, बजाय इसके कि स्थिति कंट्रोल में आती, युवाओं के मुद्दों को और इन सारी चीजों को, स्थिति को
ऑफ कोर्स प्रायोरिटी जो भी मुद्दे प्रायोरिटी भी होंगे उन्हीं पे काम किया जाएगा। इसीलिए पंजाब को एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है और उम्मीद करते हैं कि इस बार वेस्ट बंगाल की तरह वहाँ पर भी हम एक बदलाव देखें जो पंजाब डिज़र्व करता है। रमनीक जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने ग्राउंड से जुड़े जो फैक्ट्स हमारे साथ साझा किए उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। सत श्री अकाल, जय भारत।